प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया या निर्वाचन पद्धति, जो कि प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में किसी न किसी रूप में अवश्य पूछा जाता है। इसी के साथ में स्नातक स्तर के विद्यार्थियों से तो निश्चित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया के ऊपर प्रश्न पूछा ही जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं मेरे प्राण से प्यारे विद्यार्थियों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है, इसको बेहतर तरीके से समझाऊंगा। तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें, इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ध्यान दीजिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और इसकी आलोचना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत जब हम व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं तो इस आधार पर दो प्रकार की शासन प्रणाली उभरकर सामने आती है, संस्थात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के प्रतिमान को अपनाया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका का मतलब वहाँ की व्यवस्थापिका का नाम कांग्रेस है। तो व्यवस्थापिका के दोनों सदन जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इसी के साथ में जो वहाँ की कार्यपालिका है, जिस कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, यह भी निर्वाचित होता है जनता के द्वारा। एक अलग बात है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, वहां पर अप्रत्यक्ष प्रक्रिया की व्यवस्था की गई, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। यहाँ तो आपको इतना ध्यान रखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत जो कार्यपालिका होती है वह संस्थात्मक शासन प्रणाली वाले देशों की तरह व्यवस्थापिका में से नहीं निकलती है, बल्कि वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका की जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वह अलग है। इसी के साथ में जो कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति है, इसके निर्वाचन की प्रक्रिया भी अलग है। मतलब यहाँ दोनों का ही किसी न किसी रूप में जनता के द्वारा चुनाव किया जाता है। इसलिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल पृथक होते हैं। कारण क्योंकि ना तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका का विघटन कर सकता है और ना ही व्यवस्थापिका कार्यपालिका के विरुद्ध मतलब राष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे को पद से नहीं हटा सकते। फिर से कह रहा हूं कि ना तो कार्यपालिका के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता और ना ही जो कार्यपालिका है या राष्ट्रपति है वह वास्तविक रूप में प्रतिनिधि सदन का विघटन भी नहीं कर सकती है, मतलब कांग्रेस का विघटन भी नहीं कर सकती। इसलिए दोनों का कार्यकाल, कार्य और शक्तियां एक दूसरे से पृथक होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। इसलिए आप ये ध्यान रखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के प्रतिमान को अपनाया गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति को समझाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखनी है कि आज पूरी दुनिया में जितने भी राजनीतिक पद हैं, उन राजनीतिक पदों की जब तुलना की जाती है तो केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद ही एक ऐसा पद है जो पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली पद है। मतलब जब हम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना भारत के राष्ट्रपति से करें, प्रधानमंत्री से करें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से करें, राजा से करें, तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो पद है ना वह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का पद है। वास्तविक रूप में संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस राष्ट्रपति पद की वो स्थापना कर रहे हैं आगे चल करके ये पद इतना शक्तिशाली बन जाएगा। इन्होंने ऐसा अनुमान भी नहीं लगाया था। किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने। आज वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रपति है पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पद है। क्या कह रहा मैं? सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पद है। इसी बात को ध्यान में रखते हैं मैंने आपके लिए दो कोटेशन दिए हैं। नंबर एक, ब्राइस क्या कह रहे हैं कि आज राष्ट्रपति का पद विश्व के लौकिक पदों में सबसे महान है। नोट कीजिएगा, आज राष्ट्रपति का पद विश्व के लौकिक पदों में सबसे महान है। लौकिक मतलब यहाँ दो प्रकार के लोग, लौकिक और पारलौकिक। तो पारलौकिक का मतलब तो यहाँ तो वास्तविक रूप में ईश्वर की सत्ता की तरफ संकेत किया जा रहा है। लौकिक का मतलब इस लोक की बात हो रही है। तो इस लोक में, इस संसार में आज वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति है जो सबसे शक्तिशाली। इसलिए ब्राइस क्या करें, आज राष्ट्रपति का पद विश्व के लौकिक पदों में संसार में जितने पद है लौकिक पदों में सबसे महान है। दूसरी कोटेशन बेयर्ड है। बेयर्ड क्या कह रहे हैं,
अमेरिका का राष्ट्रपति आधुनिक संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली संवैधानिक शासक है। मतलब पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली संवैधानिक शासक यदि कोई है तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कितना शक्तिशाली और इतना शक्तिशाली है। तो फिर इसके लिए हमें यह जानकारी होना बेहद जरूरी है कि भाई इसके निर्वाचन की पद्धति क्या है। और भी कितने ही विद्वानों ने इसके बारे में अनेक व्याख्यान कहे, जैसे मुनरो ने भी कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति सबसे शक्तिशाली पद है। इसी तरीके से अन्य कितने ही व्याख्यान कोटेशन दी गई हैं, जिनमें दो महत्वपूर्ण है जो कि मैंने यहाँ नोट कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो। क्या हो? जन्मजात नागरिक हो। दूसरा क्या, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा क्या, 14 वर्ष तक अमेरिका में रह चुका हो। ये इसकी योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद की अवधि कितनी होगी। ध्यान दीजिएगा, वैसे देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत स्पष्ट रूप में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित होगी, जिसका कार्यकाल 4 वर्ष होगा। जिसका कार्यकाल 4 वर्ष होगा। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 2 में। टोटल कितने अनुच्छेद हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में? टोटल कितने अनुच्छेद हैं? केवल 7 अनुच्छेद हैं। आज तक कितने संविधान में संशोधन हुए? केवल 27 संशोधन हुए। कितने हुए? 27 संशोधन हुए। दुनिया का पहला लिखित संविधान कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। ये लिखित संविधान की बात कर रहे हैं। अगर अलिखित संविधान की बात आती है तो सबसे पुराना संविधान कौन सा हो जाएगा? ब्रिटेन का संविधान, जिसे सभी संविधानों की जननी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अवधि क्या है? नंबर 1 तो यह है कि स्वयं त्याग पत्र दे दे, या तो ये, या फिर इसकी मृत्यु हो जाए, या फिर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा इसको पद से हटाया जाता है। अन्यथा 4 वर्ष से पहले इसको पद से नहीं हटाया जा सकता है। अब यहाँ एक बात आपको ध्यान में रखनी, 4 वर्ष तो है, परंतु वास्तविक रूप में यहाँ मैं आपको कहना चाहूंगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत आज जो व्यवस्था की गई है वो ये है, क्या है कि वहां का जो राष्ट्रपति है वह केवल 2 बार चुनाव लड़ सकता है, तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकता है। क्या कह रहा हूं? तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकता है। केवल 2 बार राष्ट्रपति पद का दावेदार हो सकता है। बार बार कह रहा हूं, तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसके बाद में यहां आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो ये व्यवस्था की गई है कि तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकता अमेरिका का राष्ट्रपति, ये वास्तविक रूप में 22वें संविधान संशोधन के अंतर्गत व्यवस्था की गई 1951 में। 1951 22वें संविधान संशोधन के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ मूल बात समझाने का प्रयास करें हम, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया क्या है, मतलब राष्ट्रपति को चुनाव होता कैसे। तो मैंने यहाँ बेहतर तरीके से आपको बिंदुओं के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। बिंदुओं के माध्यम से आप नोट कीजिएगा, और इसके लिए मैंने इधर ये डायग्राम बना दिया है। तो सबसे पहले तो मैं इसको बताऊं, उसके बाद में आप इसे समझिएगा क्रम से, क्रमबद्ध रूप में। इसमें जो बिंदु हैं ये ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, क्रमबद्ध रूप में होने चाहिए। अति व्यापन नहीं होना चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए हाँ कि पहला बिंदु यहाँ दे दिया, उसके बाद में चौथा बिंदु यहाँ लिया है, नहीं। 1 2 3 4 5 5 के 5 बिंदु क्रमबद्ध रूप में समझने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप मैं जिसको औपचारिक रूप में समझा रहा हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति होता है उसका निर्वाचन कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष रूप में, क्या बोल रहा हूं मैं, अप्रत्यक्ष रूप में एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। मैं समझाऊंगा निर्वाचक मंडल क्या है, क्या कह रहा हूं मैं। आप पहले तो इसको रिपीट कीजिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, और निर्वाचक मंडल के द्वारा जैसे राष्ट्रपति का चुनाव करा दिया जाता है तो निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं अपने अपने घर बैठ जाते हैं। हमारे भारत की तरह नहीं है, जैसे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, है ना, निर्वाचित सदस्य इनके द्वारा ही तो होता है। तो अब मुझे बताइए कि राष्ट्रपति का चुनाव होने के बाद में क्या लोकसभा राज्यसभा के सदस्य घर बैठ जाते हैं? नहीं बैठते हैं ना, वास्तविक रूप में संसद के सदस्य बने रहते हैं। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना वो निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, और निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव केवल 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 राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए किए जाते हैं। और राष्ट्रपति को चुनाव पूरा होने के बाद निर्वाचन मंडल के सदस्य अपने अपने घर बैठ जाते हैं, उनकी कोई सार्थकता नहीं होती है। कैसे?
ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ डायग्राम बनाया, जनता, फिर निर्वाचक मंडल, फिर राष्ट्रपति को पद ग्रहण, क्या मतलब हुआ, अब ध्यान दें भाई। सबसे पहले ध्यान देंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो जनता होती है, जो जनता होती है वह सबसे पहले एक निर्वाचक मंडल होता है। निर्वाचक मंडल क्या है, मैं इधर समझाऊंगा। निर्वाचक मंडल होता है, उस निर्वाचन मंडल के सदस्यों को चुनती है जनता। अब निर्वाचक मंडल के सदस्यों को चुनने के बाद में निर्वाचक मंडल के सदस्य राष्ट्रपति को चुनते हैं। किसको चुनते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। और राष्ट्रपति को चुनने के बाद में जिसको बहुमत प्राप्त हो जाता है वह 20 जनवरी को पद ग्रहण करता है। निश्चित है 20 जनवरी को पद ग्रहण करेगा, निश्चित होगा, ये 20 जनवरी को ही शपथ ग्रहण होगी। अब ये है क्या, इधर आइए, नंबर 1 उम्मीदवारों का मनोनयन व चुनाव अभियान। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत वास्तविक रूप में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो दावेदार उम्मीदवार हैं उनका मनोनयन होता है। किसका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो दावेदार हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनका मनोनयन होगा और उसके बाद में फिर चुनाव अभियान होगा। जैसे वहां पर मैं ये कहूँ कि विशेषकर 2 दलीय व्यवस्था है, 2 दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था है। अब 2 दलों के नाम क्या है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। क्या, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। तो सबसे पहले डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन से क्या करें, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो उम्मीदवार होते हैं उनका मनोनयन होता है। ठीक है, पहले मतलब उम्मीदवार निश्चित होते हैं कि भी ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के दावेदार ही चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद में उनके पक्ष में चुनाव अभियान होगा। ये चुनाव अभियान बहुत ज्यादा खर्चीला होता है। क्या कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा खर्चीला होता है, जटिल होता है, युद्ध स्तर पर चुनाव प्रचार होता है अमेरिका के अंतर्गत। अब यहाँ चुनाव प्रचार हो रहा है, फिर आइए दूसरा बिंदु क्या आएगा, जनता द्वारा निर्वाचक मंडल का चुनाव। अब क्या होगा, यहाँ मनोनयन होगा उम्मीदवारों का जो राष्ट्रपति के दावेदार है। उसके बाद में स्वयं जो जनता होती है, जनता के द्वारा निर्वाचक मंडल का चुनाव होता है। किसका चुनाव होता है, निर्वाचक मंडल का चुनाव होता है। अब निर्वाचक मंडल का चुनाव होता है, निर्वाचक मंडल, यहाँ तीसरा बिंदु आ रहा है, मैं समझाऊंगा। निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो सबसे पहले जनता जो निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या 538 है। कैसे आ रही है 538, कैसे रखी गई है भाई, 538 की संख्या इसलिए निश्चित की गई है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिनिधि सभा, देखो वहां की जो व्यवस्थापिका है 2 सदनीय है, 2 सदनीय का नाम क्या है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। तो अमेरिका में प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या 435 है। सिर्फ उसके बराबर सदस्य संख्या रखी गई। ये नहीं है कि प्रतिनिधि सभा के सदस्य राष्ट्रपति को चुनाव करेंगे, नहीं, ध्यान रखना है। ये 435 प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या है और 100 किसकी है, सीनेट की। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कांग्रेस है, मतलब वहां की व्यवस्थापिका का नाम कांग्रेस है, तो कांग्रेस का प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा है और दूसरा सीनेट है। तो सीनेट के सदस्य संख्या 100 है। मतलब अमेरिका में 50 राज्य हैं, प्रत्येक राज्य से 2-2 सदस्य लिए जाते हैं, तो 50 गुना 2, तो सीनेट के सदस्य की संख्या कितनी होगी, 100 होगी। चाहे राज्य छोटा हो या बड़ा हो, प्रत्येक से केवल 2 ही प्रतिनिधि लिए जाते हैं अमेरिका के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा, केवल 2 प्रतिनिधि लिए जाते हैं। तो वहां राज्य की संख्या 50 है, तो प्रत्येक राज्य से 2-2 लिए जा रहे हैं, तो सीनेट के सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 100 होगी। और 3 कोलंबिया जिले से लिए जाते हैं प्रतिनिधि, 3 कोलंबिया जिले से लिए जाते हैं प्रतिनिधि, तो टोटल कितने हो गए, 538। तो इसीलिए जो ये निर्वाचक मंडल है, निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या इनकी सदस्य संख्या के बराबर ही रखी गई है, 538। तो ये 538 है ना, वास्तविक रूप में यहाँ जो ये जनता है ये इन 538 मतलब निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं ना, इनका चुनाव करती है पहले 538 का। भाई यहाँ वास्तविक रूप में प्रतिनिधि सभा और सीनेट के बराबर ही सदस्य संख्या मानी गई, 3 कोलंबिया जिले से ली गई है। तो 538 संख्या है, मतलब जनता के द्वारा जो 538 सदस्य संख्या, इसका चुनाव किया जाएगा पहले। तो 538 का, अब ये 538 का मतलब ये नहीं मानेंगे कि सीनेटर हो गई, प्रतिनिधि सभा के सदस्य हो गए, नहीं नहीं, इनकी सदस्य संख्या के बराबर लिया जाएगा। अब ये 538 को चुन दिया जनता ने। इसके बाद में क्या होगा, निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अब ये 538 का चुनाव होने के बाद में जो ये 538 सदस्य हैं, ये स्वयं राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे, ये स्वयं राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। और यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होते समय
या जब राष्ट्रपति का मतदान होता है उस समय वास्तविक रूप में ये किसी भी दल को अपना मत दे सकते हैं। यहाँ पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि इसकी कम व्यू में आगे हम समझाएंगे। तो फिर से कह रहा हूं मैं, उम्मीदवारों का मनोनयन व चुनाव अभियान होता है। सबसे पहले तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो दावेदार होते हैं, उसके बाद में जनता द्वारा निर्वाचक मंडल का चुनाव होता है। निर्वाचक मंडल की सदस्य संख्या कितनी होती है? 538। तो निर्वाचक मंडल का चुनाव हो गया, उसके बाद निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव होता है। मैंने इधर देखो ये नोट कर रखा है, पहले जनता निर्वाचक मंडल का चुनाव करेगी। निर्वाचक मंडल की सदस्य संख्या कितनी होती है? 538। 538 कैसे आई है मैंने यहाँ बता दिया है। 435 100 + 3, 435 मतलब प्रतिनिधि सभा के सदस्य संख्या 435 होती है। तो वो सदस्य नहीं होंगे, ये अलग से चुनाव होंगे। जैसे ही निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति चुनाव करा दिया जाता है, निर्वाचक मंडल के 538 के 538 सदस्य अपने घर बैठ जाते हैं। इसका मतलब ये संख्या तो इसके बराबर ली गई है। बस भाई 435 प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या है तो 435 यहाँ से ली गई है। 100 सीनेटर हैं, सीनेट की सदस्य संख्या है, और 3 कॉलम में जलीस, तो 538 सदस्य संख्या इनके बराबर ली गई है। अब इनका चुनाव होगा, सबसे पहले तो जनता इनको चुनेगी और उसके बाद निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति को चुनेंगे। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है जनता निर्वाचक मंडल के सदस्य को चुनेगी पहले 538 को, उसके बाद निर्वाचक मंडल के सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन विशेषकर द्विदलीय व्यवस्था, 2 पार्टियां, और इसके बाद में जिस भी पार्टी को बहुमत प्राप्त हो जाता है वो फिर 20 जनवरी को शपथ ग्रहण होगी। किसकी? राष्ट्रपति की। 20 जनवरी को राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण होगी, निश्चित है ये। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ। अब यहाँ चुनाव हो गए, अब उसके बाद में क्या होगा? मतगणना व परिणाम की घोषणा। अब यहाँ पर वास्तविक रूप में प्रतिनिधि सभा और सीनेट इन दोनों की उपस्थिति में मतगणना होगी, परंतु यहाँ यदि किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में प्रतिनिधि सभा के द्वारा प्रत्येक राज्य से, क्या कह रहा हूं, प्रत्येक राज्य से एक मत के सिद्धांत के आधार पर चुनाव कराया जाता है, या फिर प्रथम 3 सदस्यों में से एक को राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। किसके द्वारा? प्रतिनिधि सभा के द्वारा। तो मतगणना व परिणाम की घोषणा होती है, और इसके बाद में पदग्रहण होता है। पदग्रहण कब होता है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, 20वें संविधान संशोधन में, मतलब 1933 में 20वें संविधान संशोधन में 20 जनवरी शपथ ग्रहण की तारीख निश्चित की गई है। इससे पहले 4 मार्च को शपथ ग्रहण होता था, परंतु 20वें संविधान संशोधन में 20 जनवरी को ही शपथ ग्रहण होती है, पद ग्रहण होता है। ये निश्चित होगा, ये जो दिन है ये निश्चित है, मतलब 20 जनवरी को ही शपथ ग्रहण होगी। 20 जनवरी को ही शपथ ग्रहण होगी चुनाव होने के बाद में, इससे आगे पीछे शपथ ग्रहण नहीं होगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या होगा, आप क्या समझे इससे? आप इससे ये समझे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। कैसे? राष्ट्रपति होगा तो जनता सीधा थोड़ी ना चुन रही है, यहाँ मीडिएटर है, माध्यम है। जनता पहले निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव करती है, फिर निर्वाचक मंडल के सदस्य राष्ट्रपति को चुनती है। तो इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव में सबसे पहले जनता निर्वाचक मंडल के सदस्यों को चुनती है, फिर निर्वाचक मंडल के सदस्य राष्ट्रपति को चुनते हैं, और राष्ट्रपति का चुनाव होने के बाद में जिसको भी बहुमत प्राप्त होता है उसके बाद में निर्वाचक मंडल के सदस्य अपने अपने घर बैठ जाते हैं। इनकी कोई सार्थकता नहीं होती है। जबकि प्रतिनिधि सभा के सदस्य और जो सीनेटर हैं इनका रोल अलग है, यहाँ चुनाव में ये भाग नहीं ले रहे हैं। फिर कह रहा हूं, जैसे कहीं ऐसा ना हो कि आप भारत के राष्ट्रपति की तरह इसको मान ले, नहीं, ये तो इसके बराबर सदस्य संख्या ली गई है। इनका केवल एक ही कार्य, निर्वाचक मंडल के सदस्यों का केवल राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव होने के बाद में अपने अपने घर बैठ जाती है, इनकी कोई सार्थकता नहीं होती है। तो ये सामान्य से रूप में मैंने आपको बताया संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या पद्धति है, क्या प्रक्रिया है। इन बिंदुओं के आधार पर आप इसको ठीक से समझ सकते हैं। यहाँ पे दिक्कत आती है तो ये मैंने सामान्य से रूप में बता दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। आप क्या कहेंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। भाई यहाँ जनता होगी, यहाँ राष्ट्रपति होगा और बीच में निर्वाचक मंडल होगा, तो ये प्रत्यक्ष थोड़ी हुआ, ये तो अप्रत्यक्ष होगा कि पहले जनता निर्वाचक मंडल के सदस्य को चुनेगी, फिर निर्वाचक मंडल के सदस्य राष्ट्रपति को चुनेंगे, बस और क्या है। तो इसलिए आप क्या सीखे इससे? आप इससे ये सीखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में निर्वाचक
पद्धति की आलोचना क्या है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसकी जो प्रक्रिया है, जो पद्धति है, इसमें क्या कमियां हैं, कमियों की तरफ चर्चा करेंगे हम। ध्यान दीजिएगा, नंबर 1, अल्पमत प्राप्त व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में इस निर्वाचन पद्धति के अंतर्गत ये कोई जरूरी नहीं है कि पूर्ण बहुमत ही प्राप्त हो। अक्सर ये देखा गया है कि अल्पमत प्राप्त व्यक्ति भी राष्ट्रपति बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि वास्तविक रूप में बड़े जो राज्य होते हैं उन राज्यों का समर्थन यदि उसे प्राप्त हो जाता है तो पूरी जनता का बहुमत उसे प्राप्त नहीं हो पाता है तो भी वह राष्ट्रपति बन जाता है। इसलिए अल्पमत प्राप्त व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। दूसरा, निर्वाचक मंडल निरर्थक बन गया है। क्या? निर्वाचक मंडल निरर्थक बन गया है। निर्वाचक मंडल निरर्थक क्यों बन गया है? क्योंकि वास्तविक रूप में जनता निर्वाचक मंडल के सदस्यों को जब चुनती है तो वास्तविक रूप में जो दल होता है उस दल के जो उम्मीदवार होते हैं उन्हीं को ध्यान में रखकर जनता अपना मतदान करती है। जो दल होते हैं उस दल के उम्मीदवार को ध्यान में रखते ही मतदान किया जाता है। इसलिए निर्वाचक मंडल तो निरर्थक है। आज तो हम ये कह सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव कहने भर के लिए ही अप्रत्यक्ष है, बाकी तो प्रत्यक्ष हो गया, क्योंकि जनता इतनी ज्यादा राजनीतिक दृष्टि से जागरूक हो गई है, इतनी राजनीतिक चेतना हो गई है आज कि जनता वास्तविक रूप में सीधा ही ये ध्यान रखती है कि हमें वास्तविक रूप में किसको राष्ट्रपति बनाना है, तो उस उम्मीदवार को ध्यान में रखते हुए मतदान किया जाता है। सीधी सी बात है। इसलिए निर्वाचक मंडल निरर्थक हो गया। तीसरा, छोटे राज्यों की उपेक्षा होती है इसमें। क्या? छोटे राज्यों की उपेक्षा होती है। छोटे राज्यों की उपेक्षा क्यों होती है? क्योंकि मान लीजिएगा 50 राज्य, 50 राज्यों से बड़े जो 12 राज्य हैं उन 12 राज्यों का यदि समर्थन किसी उम्मीदवार को मिल जाता है तो वास्तविक रूप में से बहुमत प्राप्त हो जाता है। बहुमत प्राप्त हो जाता है और राष्ट्रपति बन जाता है। इसलिए वास्तविक रूप में छोटे राज्यों की एक प्रकार से उपेक्षा हो जाती है। और चौथा क्या है? प्रतिनिधि सदन द्वारा भिन्न निर्णय। अब ध्यान दीजिएगा, प्रतिनिधि सदन द्वारा भिन्न निर्णय लिया जाता है इसमें। कैसे? मान लीजिएगा यहाँ पर जो मतगणना हुई है, परिणाम की घोषणा हुई है और इसके अंतर्गत हम ये कहें किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि सदन के द्वारा अपना फैसला सुनाया जाता है। और प्रतिनिधि सदन के द्वारा या तो प्रथम 3 सदस्यों में से एक को राष्ट्रपति चुन दिया जाता है, या फिर जो है जो 50 राज्य, 50 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में एक मत, मतलब एक राज्य से एक मत के सिद्धांत के आधार पर चुनाव किया जाता है। ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में प्रतिनिधि सदन के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है वह निर्णय इससे पहले वाले निर्णय से अलग हो सकता है। मतलब यहाँ वास्तविक रूप में प्रत्येक राज्य से एक मत के सिद्धांत के आधार पर मतदान कराया जाता है। किसके द्वारा? प्रतिनिधि सदन के द्वारा। इसलिए वास्तविक रूप में यहाँ देखा जाए तो प्रतिनिधि सदन के द्वारा यहाँ वास्तविक रूप में जो निर्णय लिया जाएगा वह भिन्न निर्णय हो सकता है। इसलिए बिंदु बनाए प्रतिनिधि सदन द्वारा भिन्न निर्णय। और पांचवा क्या है? निर्वाचक मंडल के सदस्यों की मतदान में स्वतंत्रता। ध्यान दीजिएगा, निर्वाचक मंडल के सदस्य की मतदान में स्वतंत्रता। अब यहाँ जो निर्वाचक मंडल होता है, जनता ने निर्वाचक मंडल को चुन दिया, परंतु जो निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति को मत देते समय स्वतंत्र होते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि जनता ने जिस दल से उनको चुना है वो उसी दल को मत देंगे, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में या पद्धति में यह भी एक कमी है, क्या कि निर्वाचक मंडल के सदस्य के मतदान में स्वतंत्रता होती है। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि जनता ने जिस दल के लिए इनको चुना है वो उसी दल के प्रतिनिधि को वोट देंगे, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। इसके बाद में निर्वाचन पद्धति में सुधार के लिए सुझाव दिए गए हैं, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की निर्वाचन की जो प्रक्रिया, इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में जो कमियां हैं, इन कमियों को दूर कैसे किया जाए, इसके बारे में क्या सुझाव दिए विद्वानों ने। तो मैंने 3 बिंदु नोट किए, ध्यान दीजिएगा। पूरे राष्ट्र को एक निर्वाचक क्षेत्र घोषित माना जाए। क्या? इसमें पहला सुझाव दिया गया कि पूरे राष्ट्र को एक निर्वाचक क्षेत्र माना जाए। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका को, पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को ही एक निर्वाचक क्षेत्र माना जाए। इसे निर्वाचक क्षेत्र में विभाजित नहीं किया जाए और उसके आधार पर मतदान कराया जाए और फिर जिसको स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है उसको राष्ट्रपति घोषित किया जाए। दूसरा सुझाव, राष्ट्रपति का चुनाव मतदाताओं द्वारा हो। दूसरा यह है कि वास्तविक रूप में जो राष्ट्रपति है, इस राष्ट्रपति का चुनाव सीधा ही जनता के द्वारा होना चाहिए, ना कि निर्वाचक मंडल के द्वारा, और जनता के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाए। यहाँ पर स्पष्ट बहुमत, पूर्ण बहुमत जिसको प्राप्त होता है उसको राष्ट्रपति घोषित किया जाए। और तीसरा सुझाव क्या है कि चुनाव खर्च को कानून द्वारा सीमित किया जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के बारे में यह भी एक सुझाव दिया जाता है, क्या कि यहाँ पर जो चुनाव खर्च है वह चुनाव खर्च असीमित है, इसलिए कानून के द्वारा उसको सीमित किया जाए। तो विशेषकर ये 3 सुझाव दिए जाते हैं। अभी यहाँ इन सुझावों के बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस ने किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं किया है। उम्मीद की जाती है कि आगे चल करके संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापिका मतलब कांग्रेस के द्वारा किसी न किसी रूप में इन चुनावों के बारे में कोई
सुधार के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या पद्धति है, क्या प्रक्रिया है, और इसके अंतर्गत जो है क्या कमियां हैं, और इसकी कमियों को दूर करने के लिए क्या कुछ सुझाव दिए जाते हैं। तो ये समग्र रूप में आपकी राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया होगी। आशा करता हूँ आप इसे ठीक से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।